अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज का ये वीडियो इस माने में बेहद ख़ास है क्योंकि कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी आगे चल के हो सकता है कि मैनेज किया जा रहा है इंडियन पॉलिटिक्स को, और फिर से वही बात बताई या समझाई जा रही है कि राजनीति में ये सब कुछ चलता रहता है, होता रहता है। मैं बहुत मुख्तसर और इख्तिसार में ये जितिन प्रसाद का जो यूपी का से जुड़ा मामला है, जो ब्राह्मणवाद से जुड़ा मामला है, ब्राह्मण के वोटों से जुड़ा हुआ मामला है, या ब्राह्मण के अस्तित्व और उनके तरक्की और उनके लिए जो मामले हैं, जैसा कि दिखाया, समझाया, बताया जा रहा है, वैसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे जो दिख रहा है मैं उस पर आज एक गुफ्तगू करूँगा, और इस पर कांग्रेस पार्टी के आला कमान को, बल्कि आला कमान शब्द कहना ठीक नहीं लगता, जो लीडरशिप है उसको इस पर गौर करना चाहिए। प्रियंका गांधी जी को से ख़ास तौर पे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इन बातों पे थोड़ा सा गौर करें और सोचें, तो बातें बिल्कुल खुल के आ जाएंगी। मैं अपनी बात वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जो इससे पहले कबल एक दो वीडियोज़ में शायद वो शामिल है, और कि कांग्रेस पार्टी को ये असेसमेंट करने का आज ये मौका आ गया है, और ये बेहतरीन वक्त है, बेहतरीन समय है कि वो देखें उन तमाम लीडरान को जो लोग अभी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने अगर 30 साल, 20 साल, 25 साल गुजार दिए हैं, तो इन 30-20 साल का एक प्रोफाइल बने, उनका एक अलग अलग लोगों का जो है प्रोफाइल बने, और उसमें ये बात देखी जाए कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्या दिया और उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी को क्या दिया गया। ये इन और आउटपुट का जो मामला है उस पर ज़रा सा गौर किया जाए। उसका एक, अगर इस तरह की कोई उन्हें एजेंसी नहीं मिलती है जो ये काम करें, तो मैं उनके लिए कोई एक दो एजेंसियों के बारे में बता सकता हूँ या ये प्रोवाइड करा सकता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक भगदड़ सी मची है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट कहाँ चले गए। भाजपा के वो मेरा कहने का मतलब नहीं है। बात बहुत सलीके से कही जानी चाहिए। जब बात सही तौर पे कही जाती है तो सुनी भी जाती है। तो मैं एक बात ये रखना चाहता हूँ जो इस मुल्क के सियासत में और आने वाले नए पॉलिटिक्स में और नए यंगर्स और नए एरा में बहुत काम आने वाली चीज़ है। मैं उस पर एक बात करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे वो जितिन प्रसाद के हवाले से, कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने क्या दिया। ठीक है, उनके पिताजी, उनके दादाजी, 3 पीढ़ियों से कांग्रेस जुड़ी रही है, लेकिन जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को क्या दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत गौर से इस पिक्चर को देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में जितिन प्रसाद की जो एंट्री है, और उसके बाद जो चीज़ उनके हासिल में, उनके पोर्टफोलियो में चीज़ें जो आई हैं और जो उनको मिला है वो क्या है, और उन्होंने कांग्रेस को जो दिया है वो क्या है, किसका क्या पैमाना है, किसका क्या वज़न है, किसका क्या एफर्ट है, किसने किसको दिया और किसने किसको नहीं दिया, वो बात। दूसरी जो बात है, मेरा खुद का ये मत है कि अगर हम कोई समाज सेवा में पॉलिटिक्स के द्वारा सत्ता के उपयोग से कोई सेवा करना चाहते हैं, तो मेरा ध्येय और मेरा टारगेट और मेरी सब कुछ जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल पावर में आने के बाद, क्योंकि इम्प्लीमेशन हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसमें जाने और उसमें रहने का होना चाहिए। लेकिन अपने तौर पे मुझे ये भी देखना होगा कि मैं किस तरफ हो सकता हूँ और किस तरफ नहीं हो सकता हूँ। जैसे मैं अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता हूँ। बहुत सारे जो है ख़यालात मेरे हैं, मेरी सोच है, जैसे मैं भारतवर्ष के संविधान पे बहुत ज़्यादा मेरा जो है वो मत है, या फिर ये कह लें कि भारत की जो अंजुमन है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे जो भी रिलीजियस यहाँ रहते हैं, वो सबका साथ रहने का जो मामला है वो मुझे गंगा जमनी तहज़ीब की तरह से बहुत अच्छा लगता है, या मेरे, तो वो एक चीज़ आपको तय करनी होगी कि आप किस तरफ हैं और किस तरफ नहीं हैं। आज मैंने NDTV में एक इंटरव्यू देखा उनका। मैं उनके हर सवाल और जवाब पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हमें याद रखना चाहिए कि कभी कोई हादसा अगर हमारे साथ गुजर जाता है और उसके बाद हमारे पैर, हाथ या कुछ टूट जाते हैं,
तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने एक बहुत स्वस्थ और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी इस हादसे से पहले जो अता की थी, उसका भी शुक्रगुजार रहें। और ये एक पल है। या फिर ये भी याद रखना चाहिए कि जो भी फैसले हमने लिए हैं अपने लिए, वो हमने लिया है। कभी कभी लोगों को आने वाले समय को देखने में भूल हो जाती है, या ये आप कह सकते हैं कि सब लोगों को हमेशा फल खाने की आदत होती है, वो बीज लगाने के लिए नहीं सोचते। तो बहुत सारी बातें हैं उसमें। अब मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं, जिससे कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी थोड़ा इत्मीनान होगा और भाजपा वाले भी थोड़ा गौर व खोज करेंगे। जितिन प्रसाद पिछले 4 या 3 चुनावों से हार रहे हैं और मुसलसल हार रहे हैं। बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि 1 या 2 चुनाव में उनकी ज़मानत जब्त हो गई। कितने नंबर पे थे मुझे नहीं मालूम, कितने वोट आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं चुनाव आयोग के वेबसाइट से निकाली जा सकती हैं और देखी जा सकती हैं और जानी जा सकती हैं। लेकिन 4 मुसलसल हार उनके साथ रहा है। उसके बाद यूपी के हवाले से उनका इतना मजबूत आधार होने के बाद भी पिछले 3 साल की राजनीति में कहाँ नाम था और क्या नाम था मुझे नहीं मालूम। उसके बाद आ जाइए बंगाल। बंगाल के चुनाव में वो कांग्रेस के प्रभारी थे। पिछले बार के विधानसभा में कांग्रेस के कितने विधायक थे और इस बार विधानसभा के मैंडेट आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के कितने विधायक हैं, ये उनके काम करने का, उनके एफर्ट का एक रिज़ल्ट कार्ड है और उनके टैलेंट कार्ड का भी एक नमूना है। कांग्रेस इस बार वेस्ट बंगाल में 1, 2, 3 भी नहीं, बिल्कुल 0 पे है, शून्य है, 0 है। अब आइए कि उनसे फ़ायदे क्या हो सकते हैं। अब ये जाहिर है भाजपा एक सत्तासीन पार्टी है, केंद्र में भी उनकी सत्ता है, यूपी में भी उनकी सत्ता है। उनके यहाँ कुछ लोगों ने मंथन किया होगा, जाना होगा कि इनको कैसे लेके आना है, क्या फ़ायदे होंगे। तो ये उनकी अपनी पॉलिसी है। पर जिस तरह से बातें अब आप आइडियोलॉजी की कर रहे हैं और कांग्रेस जैसी पार्टी को आइडियोलॉजी बता रहे हैं, ये तो बड़ा एकदम मज़ाक़-खेज़ मामला है, जिस पे आदमी अगर बहुत बड़ी ठहाका लगे हंसे भी तो क्या हंसे और रोए भी तो क्या रोए। भाई आपको ये मान के चलना है, ये देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो इसी बात में है कि सारे लोग इसमें सम्मोहित हो सकें, सबको साथ लेके हम चल सकें, हम आगे पीछे सबको लेके चल सकें, छोटे बड़े सबको लेके चल सकें, ब्राह्मण दलित सबको लेके चल सकें। ये कोई बात नहीं हुई है। अगर मैं पूछ लूँ कि ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, जैसे रीता बहुगुणा ने भी कहा और इन्होंने भी कहा, तो क्या गुनाह कर दिया है यूपी के दलित समाज ने? आपको इनकी इतनी चिंता हो रही है तो उनकी चिंता क्यों नहीं हो रही आपको? क्या गुनाह है उनका? और एक बात आप जान लीजिए, 2021 के ज़माने में ये जिस समय और जिस काल में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जून के महीने और 2021 के वर्ष में आने वाले लोकसभा तक आप पाएंगे कि इतनी तेज़ी से राजनीति की जो अवधारणा भारतवर्ष में रही है वो बदलेगा। क्योंकि ये कोरोना काल जाने के बाद, ज़िंदगी के सुबड़ खाबड़ और तकलीफ दे और तमाम चीज़ें हो जाने के बाद, बेतरह महल्ले में, गांव में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हॉस्पिटल में, रास्ते में, सड़क पे, बस में लोगों की जो बेतरह मौतें हुई हैं, और जो मौतें इस बात के लिए भी हुई हैं कि अगर ये इंतज़ाम होता तो ये बच जाते, अगर ऐसा होता तो ये बच जाते, अगर थोड़ा ऐसा होता तो बच जाते। ये जो तकलीफ़ें लोगों के अंदर तक उतरी हैं, हर परिवार के आसपास और 10-20 घर के आसपास जो लोग गुजर गए हैं, वो सरकारी आंकड़े में आए हैं या नहीं आए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जनता के मानस में चीज़ें दब गई हैं, जो जनता के जहन में चीज़ें बस गई हैं, जो जनता ने अपनी चीज़ों को खो के जो महसूस किया है, अब ना तो उसे कोई टीवी का माध्यम बदल पाएगा, ना प्रिंट मीडिया बदल पाएगा, और ना कभी कुछ ऐसा होगा। ये दर्द और ये दुख बहुत गहरा है। कोरोना काल के गुजर जाने के बाद हम तमाम लोग ऐसे जो हैं, जो पुरुमीद हैं, वो दुआ कर रहे हैं कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा इस चीज़ को जल्द से जल्द, इस वबा को पूरी दुनिया से हटाए और विदा करे, ताकि सांस में सांस आए। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं बहुत बड़ी हुई हैं। नदियों में लाशों का बहना और बहते रहना, किसी सड़क पे गिरे, किसी नाले में पड़े रहना, किसी गाड़ी पे और किसी एम्बुलेंस से गिरे रहना, और किसी के कंधे पे अब एक बाप अपनी बेटी का लाश लिए चलते रहना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो बेहद तकलीफ देह हैं। अगर आप कुछ एसी रूम में बैठ के
जितिन प्रसाद जैसे नेताओं से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको लेके आ रहे हैं कि इससे सरकार बदल जाएगी या बेहतरी आएगी, तो अगर ये हो तो बेहतर है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। हम तो यही चाहते हैं कि यूपी के भी संदर्भ में वहाँ की जो लोगों की तकलीफ़ें हैं वो उससे बेहतर हो, वो उससे बचे और उनको कोई आफियत हो, उनकी आसानियाँ हो, ज़िंदगी बेहतर हो और मौतों का खौफ ये ख़त्म हो, कोरोना ख़त्म हो। हर वो एक आदमी जो सबके लिए इंसानियत की बात करता है वो यही चाहता है और मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आज वो इस इंटरव्यू में जो कांग्रेस पे काउंटर कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी अपने दामन में झांक के देखा है कि क्या उनका जो वजूद है इस काउंटर को करने के लिए वो काबिल हैं इसके? हर आदमी को अपना असेसमेंट करना चाहिए कि वो क्या हैं और क्या हो सकते हैं और क्या उन्हें होना चाहिए, और रास्ते आप खुद चुनते हैं। जो लोग ये सोच के जा रहे हैं कि ये देश नफ़रत को और आगे बढ़ाएगा, मैं उन लोगों को आज ये पैगाम दे देना चाहता हूँ कि देश अब मोहब्बत की तरफ लौट रहा है। इस देश में जो अमन और मोहब्बत और भाईचारगी का जो एक माहौल है वो दोबारा से उसी तरफ ये लौट रहे हैं और हम अपने कोरोना काल के दुख सुखों को आपस में बांटेंगे। समाज भी एक दूसरे के साथ मिले जुलेगा और उसके दुखों में उसके दुख के हिस्से को बांटने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा देश है ऋषि मुनि और बुजुर्गों का कि यहाँ नफ़रतों का कारोबार बहुत दिन तक चल नहीं सकता, नाइंसाफ़ियों का कारोबार बहुत दिन तक चल नहीं सकता, और जो सियासी तौर पे सिर्फ इंडिविजुअल अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं, खुद अपने फ़ायदे को देखना चाहते हैं, आने वाला ज़माना उनको बताएगा कि समाज सेवा का मतलब है समाज की सेवा। सेवक का मतलब है बिल्कुल समाज में आम जनता का सेवा करने वाला सेवक। सेवक और समाज सेवा या नेता और नेतागिरी इसलिए नहीं है कि जो कहने में कुछ बातें और आती हैं, दिखने में कुछ बातें और आती हैं और फिर उनके लिए बड़े बड़े स्टेज सजते हैं और दम और हम और भम के साथ वो आते हैं और बताते हैं कि मैं कहने के लिए सेवक ज़रूर हूँ लेकिन मेरा सारा एटीट्यूड राजा और राजतंत्र से भी ऊपर है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। ऐसा जो एटीट्यूड दिखाने वाले नेता और राजनीति है, इसकी विदाई शुरू हो गई है। भारतवर्ष में एक नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। आप 2024 में देखेंगे एक नए तरह का भारत, एक नई राजनीति का भारत, एक नए संदेश का भारत, एक नया भारत। इसी बात के साथ मेरी बात ये ख़त्म होती है। प्रियंका गांधी जी से मैं फिर भी गुजारिश करूंगा ये पैगाम वहाँ तक पहुँचे। तो आपको मैंने जो एक बात बताई है कि कांग्रेस ने किसको क्या दिया है और कांग्रेस को उससे क्या मिला है, इस पे असेसमेंट की ज़रूरत है आज। और जो लोग कांग्रेस पे बातें करते हैं कि कांग्रेस मर गई है, दफन हो गई है, ताबूत हो गया है, ख़त्म हो गई है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस एक ऐसे ख़यालात का मुजम्मा है जो कहता है कि इंसानियत की हम बात करेंगे, हम सब की बात करेंगे, हम मुल्क की बात करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का सिंबल या कांग्रेस के उस सिंबल में सिकुड़ता हुआ आपको दिख रहा है, पर कांग्रेस बहुत तेज़ी से इस मुल्क में फैल रहा है। चाहे उसको आप ममता बनर्जी के नाम से इंतसाब कर दें, जगन रेड्डी के नाम से इंतसाब कर दें, राव के नाम से कर दें या नवीन पटनायक के नाम से कर दें या जो भी नाम आप ले सकते हैं उसको कर दें, ये कांग्रेस के ख्यालात और विचारधारा और एक आइडियोलॉजी की चीज़ है। उसके अगेंस्ट में आप 33% लिए हुए 67% के लोगों को इस तरह की बातें बनाकर बेवकूफ़ और दम में रख रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि ये नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बतों को एकजा करने का जो कर्म है ये चलता रहे और ये अगले चुनाव और फिर किसी भी चुनाव में जाना और किसी भी सूबे और मुल्क के चुनाव में जाना, ये एक होकर उन तरफ लड़ते हैं तो वो कोई अजय पार्टी नहीं है, वो उनकी हार निश्चित है और उनकी हार दिखती भी है। बस इन चंद बातों के साथ मैं शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से आज सियासत की बिसात पे शतरंज के ताल्लुक़ से बस इतनी सी बातें। इंशाअल्लाह मालदीव के हवाले से और दिल्ली में राशन और केजरीवाल जी के हवाले से एक, और आखिर में लालू प्रसाद जी के हवाले से, ये 3 सिलसिले के वीडियो 2-4 दिनों में बनेंगे। और जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहता हूँ कि भाई वो इस शहाब अख्तर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बस इतनी बातों के साथ ही खुदा हाफिज़, शब बखैर।